हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। तो दोस्तों, एक बार फिर लेके आया हूँ मैं जनजाति पर। तो उसका भाग दूसरा है राजी जनजाति। इससे पहले मैं बुक्सा जनजाति कंप्लीट कर चुका हूँ भाग एक में ही। तो आप लोग राजी जनजाति के भी नोट्स बना लें, जो कि आने वाले जो जितने भी हमारे समूहों के फॉर्म है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे ये नोट्स आपके लिए। तो दोस्तों, राजी जनजाति की बात करें तो इसको भी हमारे जो उत्तराखंड की 5 जनजाति हैं उन्हीं के तर्ज पर 1967 में ये भी एक जनजाति इसको घोषित किया गया, और इसी को ही आदिम जाति भी घोषित किया गया 1975 में। ठीक है, ध्यान देना, इसको जनजाति घोषित किया गया 1967 में और आदिम जाति घोषित किया गया 1975 में। और इनको जो वंशज माना जाता है वो हमारे कोल और किरात का वंशज माना जाता है इनको। ये डॉक्टर राहुल सांस्कृतिक कृत्यान के द्वारा माना गया है। उसका दोस्तों बात करें कि इनकी जनसंख्या कितनी है क्या है, तो दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या है हमारी 528 है। ठीक है, जो कि लगभग 130 घरों में निवास करती थी। और वर्तमान में बात करूँ तो वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में ये लगभग इनकी जो जनसंख्या हमारी मात्र 700 है। ठीक है, और उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली भी जनजाति हमारी कौन सी, राजी जनजाति है। ठीक है, इसको देखते हुए ना इसी के तहत इसको इसकी नसबंदी पर, ठीक है, परिवार नियोजन के तहत इनकी नसबंदी पर रोक लगाया गया है। ठीक है, नसबंदी पर इसलिए रोक लगाया गया है क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है वो बढ़े। ठीक है, क्योंकि ये जनसंख्या विलुप्ति के कगार पर है अभी हमारे उत्तराखंड की। ठीक है, उसके बाद ज़िले की बात करें तो पिथौरागढ़ में 7 गांव में, ठीक है, पिथौरागढ़ के 7 गांव में, चंपावत के 1 गांव में और नैनीताल के कुछ क्षेत्रों में। कुछ क्षेत्र की बात करूँ नैनीताल के, तो मान लो जैसे कि कोई पिथौरागढ़ या चंपावत से कोई रोजगार के लिए नैनीताल ज़िले में आया है तो उसकी भी गणना हमारे नैनीताल ज़िले में कर दी गई है। ठीक है, वरना ऐसा कोई गाँव नहीं है राजी जनजाति का नैनीताल के अंदर। ठीक है, ध्यान देना, पिथौरागढ़ के 7 गाँव है और चंपावत का हमारा 1 गाँव है। उसके बाद बात करूँ कि गाँव उसके कौन कौन से हैं। गाँव दोस्तों, गाँव तो होने पर बहुत सारे गाँव हैं, जैसे कि एक ही गांव के अंदर 2-3 हिस्से होंगे तो उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है, इसीलिए कि ये गांव हमारे ये 7-8 से ज़्यादा होंगे, जैसे किमखौला, भक्तिरूबा, गणा गांव, सिपाही धारा, कष्टौली, कूड़ा, मदनपुरी, अलताड़ी, खिड़दवाड़ी, मानगोथा, चौराड़ी, जमताड़ी और कन्याल गांव, ये हमारे कुछ जनजाति के राजी जनजाति के प्रमुख गांव हैं। उसका दोस्तों गांव से बात करो तो एक किमखौला गांव है। किमखौला गांव अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि जो अनुसूचित जनजाति से हमारे उत्तराखंड में प्रथम विधायक रहे थे श्री गगन सिंह रजवार। ठीक है, श्री गगन सिंह रजवार का संबंध हमारे इसी किमखौला गांव से है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि रजवार। ठीक है, रजवार जो हमारा है ना, रजवार की उपाधि कौन धारण करता है। ठीक है, तो रजवार की जो उपाधि हमारी राजी जनजाति के ही लोग इसको धारण करते हैं। उसके बाद है कि अगर हम कह रहे हैं कि राजी जनजाति चंपावत और पिथौरागढ़ में निवास करती है, तो कहाँ पर हमारे बॉर्डर पे ही है, या वो चाइना के बॉर्डर में, हमारे कहाँ पर, नेपाल के बॉर्डर में। तो नेपाल में जो यह क्षेत्र है ये लगभग हमारे एक वहाँ पर पूर्विया एक है बवाई नदी, तो बवाई नदी पूर्विया राजी के नाम से वहाँ पर निवास करती है। तो पूछा जाए कि नेपाल में राजी को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, पूर्विया राजी बोलते हैं। उसके बाद है कि इनके उपनाम क्या हैं। उपनाम दोस्तों वनराजी, वनरौत, वनरावत, वनराउत। ठीक है, इसको इस नाम से जाना जाता है, जिसका वनराउत का जो मतलब होता है हमारे जंगल का राजा होता है, जो कि गुफाओं और कंदराओं में निवास करते थे। ठीक है, इनके जो निवास को बोलते थे रौतुला कहते थे। ये तो क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार हमारे एग्जाम में आ भी चुका है। उसके बाद है कि हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताना भूल गया था आपको, कि मैं जब 1823 में ट्रेन ने बंदोबस्त कराया था उस समय इनके कुल परिवार की संख्या कितनी थी। तो परिवार की संख्या हमारी कितनी थी, 20 थी। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। उसके बाद है कि कुमाऊं में प्रवेश करने वाला सबसे पुराना मानव समूह कौन सा है। कुमाऊं में प्रवेश करने वाला सबसे पुराना मानव समूह हमारा कौन सा, राजी ही है। उसके बाद ऐसा किससे पता चलता है, एक है तिब्बतो हिमालयन लैंग्वेज पुस्तक डॉक्टर डी शर्मा की, जिन्होंने उत्तराखंड ज्ञानकोश लिखा है, उन्हीं की पुस्तक है तिब्बतो हिमालयन लैंग्वेज। इन्होंने बताया है कि यही जो जनजाति है कुमाऊं में प्रवेश करने वाली सबसे पुराना मानव समूह है, और राजे जनजाति हमारे 5 धड़ों में विभक्त है। ठीक है, ऐसा कहा है हमारे डी शर्मा जी ने। तो 5 धड़ कौन कौन से हमारे, अस्कोटीपाल, बेतड़ा, एरी, कोयंतला और डिंसीपॉल, हमारे ये 5 धड़ हैं राजी जनजाति के। सीधे सीधे पूछ देगा कि राजी कितने धड़ों में विभक्त है, तो 5 धड़ों में।
उसके बाद है हमारा कि इनकी भाषा भाषा की हमारी इनकी मुंडा बोली है, जिसमें कि तिब्बती और संस्कृत शब्दों की अधिकता मिलती है। तिब्बती इसलिए क्योंकि बॉर्डर पे है किसके, चाइना के, तो तिब्बत के बगल में हमारे कौन सा हमारा पिथौरागढ़ है, तो इनके भी कुछ शब्द मिलेंगे। और संस्कृत तो हमारी की एक पुरानी हमारी भाषा ही है। उसके बाद है कि सामाजिक व्यवस्था, इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है। सामाजिक व्यवस्था क्या है दोस्तों की बात करेंगे कैसे क्या, तो कैसे क्या मतलब कि मान लो एक कोई अविवाहित लड़की है ना, तो उसकी पहचान कैसे होगी, वो पहनती हैं हमारे जनजाति में बुलाक नामक आभूषण, जो बुलाक हमारा उल्टा यू आकार का होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई लड़का तरुण या तौड़ खोदने गया है, ठीक है, तरुण तौड़ हमारा एक भोज्य पदार्थ होता है, हमारे नॉर्मली उत्तराखंड में लगभग सभी जगह मिल जाता है। मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, आप लोग देख लें, मैंने दिखा रखा उसमें तौड़ किसे कहते हैं। तो उस तौड़ को खोदते हुए एक मतलब वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होंगी वो लड़के को देखती हैं और पसंद कर लेती हैं। उसके बाद क्या होता है कि पसंद करने के बाद तो कुछ तो क्या करते हैं कि वहीं से ही शादी करने के लिए मतलब घर से चले जाते हैं या घर से भाग जाते हैं, तो उसको पलायन विवाह भी कहा गया है। पलायन विवाह का एक मतलब आपको आगे बताऊँगा अभी। तो उससे पहले कि मान लो चलो वो नहीं भागे और उन्होंने कि हमने घर में बता दिया, तो उसके बाद क्या होगी, शादी हुई, ठीक है। शादी के लिए पहले क्या होगी, या सगाई होगी, तो सगाई को जाजी जनजाति में सांग जांगी और मांग जांगी या उसको पिंठा संस्कार बोला गया है। पूछा गया भी है कि सांग जांगी और पिंठा संस्कार किस जनजाति में होता है, तो किस में होता है, हमारा राजी जनजाति में होता है, ठीक है। उसके बाद है बात है कि मैंने कहा था ना कि पलायन विवाह, देखो मान लो कि शादी हो गई, ठीक है, शादी हो गई, अब क्या होगा कि पलायन विवाह समझ में आता है। पलायन विवाह दोस्तों मेरे अनुसार जो मैंने पढ़ा है उत्तराखंड की जनजातियों के जो जनजातियों वाली बुक है उसके अनुसार पर जो उसमें राव जी.एस. रावत ने कहा है, उन्होंने कहा है कि पलायन विवाह का मतलब ये था कि लड़के की शादी होने के बाद लड़के को घर से निकाल दिया जाता था। लड़के और जो शादी करके जो लड़की जाती है दोनों को घर से निकाल दिया जाता था, क्योंकि आने वाले समय पर क्यों अपने परिवार को खुद ही संभाल सके, या अपने परिवार के जो जितने भी उसमें आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी खुद ही उसको उनका लालन पालन कर सके, ठीक है। तो इसीलिए पलायन विवाह भी इसमें आता है सामने। और शायद ये तो मुझे लग रहा है कि पेपर में आ भी चुका है कि पलायन विवाह की जनजाति में होता है, तो हमारे किस में, राजी में। उसके बाद दोस्तों अब शादी की बात होगी, तो शादी होगी तो नॉर्मल सा है कि डांस तो होगा ही ना, तो एक डांस भी होता है उसमें, रिंग डांस होता है। उसका जो रिंग डांस हमारा जो है कैसा होता है, तो थड़िया की तरह होता है। थड़िया कैसा होता है, गोल घेरा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारे उत्तराखंड में झोला होता है, तो उसी प्रकार हमारा थड़िया नृत्य होता है, तो वैसा ही हमारा एक नृत्य भी है। उसके बाद दोस्तों कि अब होते हैं कि मान लो शादी हो गई, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो बच्चे होंगे, नामकरण तो होगा ही। तो होगा कि इसका जो नामकरण होगा बच्चे का ना, तो वो नामकरण नॉर्मली हमारे उसमें तो 11 दिन में होता है, तो इसमें क्या होगा कि 6 महीने बाद होता है, ठीक है। तो ध्यान देना कि कौन सी जनजाति ऐसी है जिसका नामकरण संस्कार 6 महीने बाद होता है, तो किस में, हमारे राजी जनजाति में, ठीक है। तो राजी जनजाति में ध्यान रखना। उसके बाद है कि अगला क्वेश्चन कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं, और काष्ठ कला ये किन लकड़ियों का करते हैं, ठीक है। एक है कि साधारण की लकड़ी, एक है गेठी की लकड़ी। गेठी दोस्तों हम इसको गेठी के छिक्कल का प्रयोग हम मडवे के आटे में भी करते हैं, पहाड़ों में करते थे, अब तो पता नहीं, लेकिन हम लोग क्या, जब बचपन में हमारे घर वाले वो मडवे का आटा पीसते थे, उसमें गेठी को डालते थे, जिससे कि रोटी बनाते समय मडवे का आटा फटता नहीं था, तो अच्छी रोटी बनती थी, ठीक है। तो उसके बाद अब हमने बात करना काष्ठ कला। काष्ठ कला में क्या बनाएंगे वो, ठीक है, क्या तो वो बनाएंगे माणा बनाएंगे, जिससे वो आटा वाटा इधर नापते थे। क्या बनाएंगे, क्या वो जैसे कि कोई सामान रखने का बड़े बड़े बर्तन बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो, जैसे कि एक वो होता था माणा होता है, जिससे क्या अनाज नापते थे। तो उसी प्रकार ये लोग क्या करते थे कि इनमें एक प्रथा थी मूक विनय या अदृश्य विनिमय। उसी बर्तन को ले आके ये उसमें कुछ संकेत दे के उनको मतलब उसके बदले कुछ और अनाज रख के, और अपने को जो अनाज चाहिए उसमें वो निशान रख के वहाँ पर रात को किसी घर के आगे बर्तन रख देना, और सुबह क्या करना, उसको उठा के ले आना, या उसकी अगली रात को उठा के ले आना। तो इसलिए इसको मूक विनिमय प्रथा कहा गया है। और इनको दोस्तों एक घुमकड़ी अवस्था के रूप में भी इनको जाना जाता है, क्योंकि घुमकड़ी अवस्था इसलिए क्योंकि ये लोग झूम विधि या स्थानांतरण कृषि करते हैं। स्थानांतरण कृषि में क्या होता है
है कि मान लो ये एक जंगल ये है, एक जंगल ये है, एक जंगल ये है और एक जंगल ये है, तो कुछ साल तो ने यहाँ पर कृषि करी पेड़ वेड़ काट के, तो कुछ साल तो ने यहाँ पर करी, ठीक है। मान लो 3 साल यहाँ पर करी, फिर 3 साल यहाँ पर करी, फिर 3 साल यहाँ चले गए, फिर 3 साल यहाँ चले गए। तो आने वाले समय में क्या हुआ कि मान लो 15-20 साल बाद फिर ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर? इसी स्थान पर आ जाएंगे, फिर से यहाँ क्या करेंगे लोग, फिर से यहाँ पर खेती करना शुरू करेंगे। तब तक क्या होगा, ये जंगल भर आएंगे, ठीक, ये भी फिर आएंगे। तो मतलब इनका एक चक्र चलते रहता है, ठीक है। तो इसी को ही इनको झूम विधि हस्तांतरण कृषि कहा गया है और इसीलिए इनको ऋतु परिवर्तन के साथ अपने स्थान बदलते हुए माना गया है। उसका दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गूल निर्माण शैली के जन्मदाता। गूल दोस्तों जो नहर की बात कर रहा हूँ मैं, तो इनके जो निर्माण के जन्मदाता हमारे किसको माना गया, हमारे राजी को ही माना गया है। और ऐसा हमारे किताबों में पढ़ा है कि उत्तराखंड में संपूर्ण उत्तराखंड में नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो वो रैमजे ने करवाया था। उसके बाद है इनका आखेट और जड़ी बूटी संग्रह, ठीक है। वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनका जो मुख्य क्या होता है कि आखेट और जड़ी बूटी का संग्रह इनका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। और मतलब काष्ठ कला और आखेट जड़ी बूटी इनका एक महत्वपूर्ण कार्य है इनका। उसके बाद है कि धर्म एवं विश्वास। धर्म एवं विश्वास की बात करें तो ये प्रमुख जिनका देवता हमारा बागनाथ है। अगर बागनाथ पूछ दे किस नदी के तट पर है, तो सरयू पर है। और सरयू कहाँ है, हमारा बागेश्वर में है। अगर मैं बात करूं, अगर पूछ देगा कि बागनाथ किन दो नदियों के संगम पर है, तो आएगा सरयू और गोमती दोनों आएगा। अगर सिर्फ पूछेगा कि बागनाथ किस नदी के तट पर है, तो सरयू पे है। क्योंकि सरयू पे इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो ये गोमती आई और ये हमारा कौन सा सरयू आई, ये हमारा कौन सा ये हमारा बागेश्वर हो गया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारा क्या, यहीं पर ही हमारा क्या, ये बागनाथ। और इसीलिए मैं तो यहाँ पर गया हूँ तो मैं देखा है कि बागनाथ जो तट पर है वो सरयू के है। और अगर संगम की बात करेगा तो सरयू गोमती दोनों आएगा, ध्यान रखना आप लोग थोड़ा। उसके बाद है कि इनके जो प्रमुख देवता हैं हमारे मलयनाथ, गणेनाथ, सेम, छुरमल, मल्लिकार्जुन और नंदा देवी इनके प्रमुख देवता हैं। अगर बात करें कि जो राज्य की उपजातियाँ हैं और इनके इष्ट देवता कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारी कन्याल जाति, इनके इष्ट देवता हमारे कौन से, घनेली नाग और रकाल है, उसके छुरमुल, घुरमुल या पंचकाया है एक जाति है तो उसके मल्लिकार्जुन, और बड़वाल है तो उसके बेताल, ठीक है। और छयाकोरी है तो उसका भगवती, और गलदियार है तो केदार। ये इनकी मतलब जातियों के इनके इष्ट देवता हैं, ठीक है। उसके बाद है कि राजी की एक अन्य जाति हमारी कौन सा, लूल। पूछ देगा कि लूल किसकी एक अन्य जाति है, तो किसकी, हमारी राजी की ही है। उसके बाद है कि हमारा इनके प्रमुख त्यौहार की बात करें तो कारक को कर्क, जो जिसे कर्क बोलते हैं वो कारक बोलते हैं, इनके समय मकर को इनके समय मकरा बोलते हैं। ये इनके प्रमुख त्यौहार हैं। और एक इनकी गोरा अट्ठावली एग्जाम में पूछा गया था, गोरा अट्ठावली किसका एक त्यौहार है, तो किसका, हमारा राजी जनजाति का ही है। उसके बाद है कि कुछ इनके महत्वपूर्ण नोट्स इनके बारे में, जैसे कि इस जनजाति में सप्ताह के दिनों का नाम और गिनती स्वरूप पृथक होता है। जैसे कि हुमायूं क्या था, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था और उसके हफ्ते में 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनना या अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करना इसमें चलता था। तो वैसे इस जनजाति में सप्ताह के 7 दिन का नाम अलग होता है और गिनती का स्वरूप भी अलग होता है। उसके बाद है कि राजी जनजातियों को भाषा के आधार पर मूल किरातों से संबंधित माना है। डॉक्टर राहुल सांस्कृतिक कीर्तन को ऐसा माना है। उसके बाद कि सबसे कम जनसंख्या और सबसे कम साक्षर जनसंख्या कौन सी है, तो हमारी राजी जनजाति ही है। तो दोस्तों ये हमारा राजी जनजाति कंप्लीट था। उसके बाद अगली एक जनजाति और लेके आऊँगा। 2 जनजाति पूरी हो चुकी हैं, 5 जनजातियाँ हमारी हैं। तो थोड़ा मैं स्पीड में चलूँगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूँ ये पूरा उत्तराखंड का कोर्स। अगर आप लोग सहयोग करोगे, शेयर करोगे और लाइक करोगे मेरे वीडियो को, तो मैं ज़रूर जल्दी सारी वीडियो मतलब अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा। क्योंकि देखो जनजातियाँ बहुत महत्वपूर्ण थी इसलिए मैं पहले लेके आ रहा हूँ। अगर बात करूँ कि अगर मैं एक ही सी लेके चलूँ, छूट जाए, स्टार्टिंग से करूँ कि उत्तराखंड कैसे बना, क्या बना, तो लगभग मैं कह रहा हूँ सबको जानकारी है। और अगर जिसको जानकारी नहीं है तो वो कुछ नहीं, परीक्षा वाली बुक लें और उससे पढ़ें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी मैं जो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोग बस थोड़ा सहयोग देते रहें।